नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स यानी कि उच्च के ग्रह। तो आज हम जानेंगे कि कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्ट कब होता है यानी कि वो उच्च का कब होता है, कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है। अ प्लैनेट एक्सॉल्टेड एंड अ प्लैनेट प्लेस्ड इन इट साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन यानी कि एक उच्च का ग्रह और वो ग्रह जो केवल अपनी उच्च की राशि में है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये उच्च के ग्रह क्यों इतने खास माने गए हैं, ये हमें किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं या फल देते हैं, और ऐसा क्यों होता है कि किसी की कुंडली में तो ये उच्च के ग्रह बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छे फल दे रहे होते हैं और वहीं किसी और की कुंडली के अंदर ये फल बहुत ज़्यादा मीडियोकर होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, आज हम ये भी जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर एक ग्रह अपनी उच्च की अवस्था में है यानी कि अ प्लैनेट इज इन स्टेट ऑफ एक्सॉल्टेशन, देन दैट प्लैनेट इज कंसिडर्ड स्ट्रांग यानी कि उस ग्रह को बली माना गया है। एक ग्रह की अवस्था को कई तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसमें से एक तरीका है एक ग्रह का और राशि का संबंध यानी कि प्लैनेट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द साइन। तो यहाँ पे देखा जाता है कि एक ग्रह किस राशि में बैठा है, वो अपने खुद की राशि में है या अपने मित्र या शत्रु की राशि में, वो एक्सॉल्टेशन यानी कि उच्च की राशि में है या नीच की यानी कि डेबिलिटेशन की राशि में है। तो इस अगर सीक्वेंस को हम एक बार देखें तो उच्च की राशि यानी कि इन द स्टेट ऑफ एक्सॉल्टेशन, अपनी उच्च की राशि में इन द साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन प्लैनेट को सबसे बली माना गया है। उसके बाद आता है मूल त्रिकोण राशि। यहां मूल का अर्थ आप जड़ से ले सकते हैं, रूट से ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है प्लैनेट की अपनी राशि की, ओन साइन। देन कम्स द फ्रेंडली साइन यानी कि अपने मित्र की राशि में। देन न्यूट्रल साइन यानी कि किसी ऐसे प्लैनेट की राशि के अंदर ये प्लेस्ड है जिसके साथ ना तो इसकी मित्रता है ना ही शत्रुता, तो ना तो ये फ्रेंड है ना ही एनिमी। उसके बाद बारी आती है एनिमी की और उसके बाद डेबिलिटेशन यानी कि नीच की राशि। इस अवस्था के अनुसार उच्च की अवस्था प्लैनेट को स्ट्रांग बनाती है, वो सबसे बली माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत से सूत्र और सिद्धांत दिए गए हैं और ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो जब कभी हम एक सिद्धांत के बारे में जानें तो हमें उसके आगे पीछे भी थोड़ा जान लेना चाहिए। जैसे अभी हमने एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट की बात करी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक्सॉल्टेड प्लैनेट आर कंसिडर्ड स्ट्रांग। तो अगर कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है कुंडली में तो क्या वो बाकी सभी प्लैनेट से स्ट्रांग हो गया? ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार देखने को मिलेगा कि एक्सॉल्टेड प्लैनेट कुंडली में शायद सबसे कमजोर हो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां बात हो रही है एक प्लैनेट की स्ट्रेंथ की, उसके बल की, और बल कैलकुलेट किया जाता है षड बल की कैलकुलेशन के थ्रू। षड यानी कि 6, बल यानी कि स्ट्रेंथ। तो 6 प्रकार की स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है किसी भी प्लैनेट की, तब जाके ये डिसाइड होता है कि कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है और कौन सा प्लैनेट वीक है। इन 6 प्रकार के बल में से एक बल है स्थान बल यानी कि कुंडली में प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, वो कौन सी राशि है, वो कौन सा भाव है, वो केंद्र है। तो इस प्रकार के 5 स्थान बल कैलकुलेट किए जाते हैं और इन 5 प्रकार के स्थान बल में से एक है उच्च बल। तो यानी कि षड बल 6 प्रकार के बल, उनमें से एक स्थान बल। स्थान बल के अंदर भी 5 प्रकार हैं और उनमें से एक है उच्च बल यानी कि अगर एक ग्रह उच्च का है तो वो बली है। एक्सॉल्टेड प्लैनेट अपनी कैटेगरी में स्ट्रांग है। वो पूरी कुंडली में स्ट्रांग है कि नहीं है ये तो षड बल ही बताने वाला है, लेकिन इसमें कुछ तो स्पेशल है। और ये स्पेशल प्लैनेट ये क्या रिजल्ट देगा, ये कुंडली में क्या फल देने वाला है, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है, भाव, भावेश और कारक। इसके बारे में हम अपने पहले के वीडियो दशा और गोचर में भी बता चुके हैं। आज फिर थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि कोई भी प्लैनेट वो 3 प्रकार से ही रिजल्ट देगा कि भाव, वो कुंडली के किस भाव में है, वो कुंडली के कौन से हाउस में प्लेस्ड है, भावेश, वो कुंडली में किन भावों का स्वामी है, उसके पास किन हाउसेस की लॉर्डशिप है, और उस प्लैनेट के नेचुरल कारक तत्व क्या है। तो अगर एक प्लैनेट एक्सॉल्टेड है तो ये तीनों चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं, यानी कि उस प्लैनेट के नेचुरल कारक तत्व भी स्ट्रांग हो रहे हैं
वो जिस भाव में बैठा है उस भाव की सिग्निफिकेशंस भी स्ट्रांग हो रही हैं, और साथ ही में वो जिन भावों का स्वामी है उन भावों की सिग्निफिकेशंस भी स्ट्रांग हो रही हैं। और यही तीनों फैक्टर्स हमें ये भी बताएंगे कि उस प्लैनेट ने हमें बेनिफिक रिजल्ट देने हैं या मैलेफिक, यानी कि शुभ फल होंगे या अशुभ फल। अगर ये बेनिफिक हाउसेस का लॉर्ड है, शुभ भावों का स्वामी है, तो अच्छे रिजल्ट होंगे। मैलेफिक हाउसेस का लॉर्ड है या अशुभ भाव का स्वामी है तो रिजल्ट मैलेफिक होंगे। अगर ये शुभ भाव का स्वामी होकर के अशुभ भाव में, यानी कि बेनिफिक हाउस का लॉर्ड होकर के मैलेफिक हाउस में प्लेस्ड है, तो वहां पे चीजें थोड़ी न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर प्लैनेट के लिए एक पर्टिकुलर राशि डिफाइन की गई है जो उसका साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन है, यानी कि उसकी उच्च की राशि है। जब ये पर्टिकुलर प्लैनेट अपनी पर्टिकुलर राशि में जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम सूर्य को लेते हैं कि सन गेट्स एक्सॉल्टेड इन एरीज साइन, तो सूर्य अगर एरीज साइन के अंदर हो, यानी कि मेष राशि में हो, तो वो अपने साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन में है, वो अपनी उच्च की राशि में है, जिस राशि में जाकर के वो उच्च के होंगे। बट वो उच्च के केवल और केवल 10 डिग्री पे होंगे, यानी कि 10 डिग्रीज पे, क्योंकि यही शास्त्र में दिया गया है कि सन गेट्स एक्सॉल्टेड एट 10 डिग्रीज इन एरीज साइन। सूर्य 10 डिग्री मेष राशि में उच्च के होते हैं, ना तो 9 डिग्री पे ना ही 11 डिग्री पे। ये डिग्रीज फिक्स्ड हैं कि वो 10 डिग्री पे ही उच्च के हैं। तो अगर किसी का सूर्य एरीज साइन में 20 डिग्रीज पे है तो वो सूर्य अपनी उच्च की राशि में तो है, लेकिन वो उच्च का नहीं है। इट इज नॉट एक्सॉल्टेड, इट इज जस्ट प्लेस्ड इन इट साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन। और इसी तरीके से बाकी सभी प्लैनेट्स के लिए भी राशियां और डिग्रीज डिफाइंड है। सन 10 डिग्रीज एरीज, मून गेट्स एक्सॉल्टेड एट 3 डिग्रीज इन टॉरस साइन, मार्स गेट एक्सॉल्टेड एट 28 डिग्रीज इन कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि। बुध यानी कि मरकरी, इट गेट एक्सॉल्टेड एट 15 डिग्रीज इन विर्गो, कन्या राशि। जुपिटर गेट एक्सॉल्टेड एट 5 डिग्री इन कैंसर साइन, यानी कि कर्क राशि। सैटर्न गेट्स एक्सॉल्टेड इन तुला राशि, लिब्रा साइन एट 20 डिग्रीज। यहां इन्हीं प्लैनेट्स के बारे में बात किया गया। राहु और केतु को लेकर के कुछ मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि राहु वृष राशि यानी कि टॉरस साइन में एग्जॉल्ट होता है, और कुछ लोगों का यह मानना है कि राहु जेमिनाइन यानी कि मिथुन राशि के अंदर एग्जॉल्ट होता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट विपरीत केतु, कुछ लोगों का यह मानना है कि केतु स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि केतु सेजिटेरियस साइन। तो राहु और केतु को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी 7 प्लैनेट्स के साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन, डिग्री ऑफ एक्सॉल्टेशन, दे आर फिक्स्ड, और इन्हीं डिग्रीज के बेसिस के ऊपर ही इनका उच्च बल भी कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि कोई भी प्लैनेट अपने पॉइंट ऑफ एक्सॉल्टेशन, जी हाँ पॉइंट ऑफ एक्सॉल्टेशन ही कहेंगे हम इसको, कि अगर हम सूर्य का अगर हम उच्च बल देख रहे हैं तो सूर्य 10 डिग्रीज एरीज से कितना दूर है या कितना नज़दीक है। अगर वो 10 डिग्रीज एरीज पे है तो उसका उच्च बल पूर्ण है। वहीं अगर वो 20 डिग्रीज एरीज पे चला गया, यानी कि वहाँ पे 10 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो उसका उच्च बल थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यही रीज़न होता है कि जब प्लैनेट का उच्च बल कम हो रहा है तो उसकी रिजल्ट देने की स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। इसको अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में समझे तो चंद्रमा यानी कि मून गेट्स एक्सॉल्टेड एट 3 डिग्रीज इन टॉरस साइन, वृष राशि में 3 डिग्रीज पे उच्च के होते हैं। तो अगर चंद्रमा आपके 10 डिग्री पे प्लेस्ड हैं आपकी कुंडली में टॉरस साइन में, तो आप क्या कहेंगे कि आपके चंद्रमा उच्च के हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्रॉम 4 डिग्री टू 30 डिग्री, 4 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री इन टॉरस साइन, ये चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि है। जी हाँ, चंद्रमा की उच्च की राशि और मूल त्रिकोण राशि ये दोनों ही टॉरस साइन है, और इसका डिवीजन इनकी डिग्रीज के अकॉर्डिंगली किया गया है कि 3 डिग्री पे चंद्रमा उच्च के होंगे, 4 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री, फ्रॉम 4 डिग्री टू 30 डिग्री चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं 10 डिग्री पे बैठे हैं या 20 डिग्री पे बैठे हुए हैं टॉरस साइन में, तो वो अपने उच्च की राशि में नहीं है, वो अपने मूल त्रिकोण राशि में।
देखिए, मैथमेटिक्स यानी कि गणित का ज्योतिष में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिना इसके तो ज्योतिष अधूरा है। ज्योतिष पूर्ण रूप से समझा ही नहीं जा सकता जब तक आप ज्योतिष की गणनाओं को नहीं देखेंगे। तो इसीलिए जो लोग ज्योतिष सीख भी रहे हैं, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप कुंडली बनाना ज़रूर सीखें, षडबल खुद कैलकुलेट करना ज़रूर सीखें। इससे आपको ज्योतिष की बहुत सारी बारीकियों के बारे में पता लगेगा। बिना इसके ज्योतिष अधूरा है। सॉफ्टवेयर हमारा समय बचा सकते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर हमें वो सब चीज़ें नहीं सिखा सकते जो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, खुद की हुई मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखा सकती हैं। एक प्लैनेट कुंडली में क्या करने वाला है या क्या करने की उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये जानने के लिए हमें उस प्लैनेट की पोजीशन को नवांश में देखना बहुत ज़रूरी है। बल्कि यूँ कहें कि किसी भी प्लैनेट की रियल स्ट्रेंथ, बल्कि रियल कैपेबिलिटीज़ उसके नवांश में ही देखी जा सकती हैं। इसको अगर हम समझना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जन्म कुंडली है वो एक किस्म से हमारी डिज़ायर्स हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन नवांश हमें ये बताता है कि वो कार्य करने की कैपेबिलिटी भी हमारे पास है कि नहीं है, या वो कैपेबिलिटीज़ को गेन करने के लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाने की ज़रूरत है, कौन सा जरिया अपनाने की ज़रूरत है। नवांश इज़ लाइक सोल ऑफ योर हॉरोस्कोप। अगर जन्म कुंडली शरीर है तो उसकी आत्मा नवांश है, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए इसी बात को डिटेल में समझते हैं। अगर एक प्लैनेट अपनी डिग्री ऑफ एक्सॉल्टेशन पे है तो वो प्लैनेट स्ट्रांग है, कहानी खत्म। लेकिन अगर वो प्लैनेट अपनी डिग्री ऑफ एक्सॉल्टेशन पे नहीं है तो वो प्लैनेट कितना स्ट्रांग रह गया, इसको चेक करने के लिए नवांश हमारी हेल्प करता है कि नवांश में वो प्लैनेट किस राशि में गया, उस राशि के साथ उसका क्या संबंध है। क्या वो नवांश में भी अपनी उच्च की राशि में ही है तो वो वर्गोत्तम हो गया। वर्गोत्तम मीन्स कि वर्गों में उत्तम स्थान, वो बहुत स्ट्रांग माना जाएगा। लेकिन अगर वो अपने किसी शत्रु की राशि में चला गया तो वहां उस प्लेनेट की इंटरनल वीकनेस दिख रही है। और कई बार तो ये भी होता है कि नवांश में प्लेनेट अपनी नीच की राशि में चला गया। जैसे सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। तो अगर एक उच्च का सूर्य जन्म कुंडली में है और वही सूर्य नवांश में नीच की राशि तुला राशि में जा रहे हैं तो उनकी इंटरनल कैपेबिलिटीज, उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ, यानी कि अगर हम जन्म कुंडली को शरीर मान रहे हैं तो नवांश इम्यूनिटी होगी, उस प्लैनेट की इम्यूनिटी बहुत वीक है। ऐसे केस के अंदर वो प्लैनेट अपने रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। तो 4 प्लैनेट्स सन, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, if they are placed between 20 degrees to 23 डिग्री एंड 20 मिनट्स, यानी कि 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में अगर ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं अपनी उच्च की राशि में, तो नवांश में ये प्लैनेट अपनी नीच की राशि में जाएंगे। तो इन डिग्रीज पे ये चारों प्लैनेट्स बहुत ही वीक कहे जाएंगे। कौन से प्लैनेट्स? सन, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। और इसी तरीके से मरकरी एंड वीनस, इफ दे आर प्लेस्ड बिटवीन 6 डिग्री 40 मिनट्स टू 10 डिग्री, यानी कि इफ दे आर इन देयर थर्ड नवांशा, दे आर गोइंग इनटू देयर साइन ऑफ डेबिलिटेशन। तो इन कंडीशंस के अंदर भी ये प्लैनेट वीक माने जाते हैं। तो एक बार चेक कीजिए अपने हॉरोस्कोप में, कहीं आपके एग्जॉल्टेड प्लैनेट इन डिग्रीज पे तो नहीं है। मून यानी कि चंद्रमा, ये अगर जन्म कुंडली में अपनी उच्च की राशि में है, अपने साइन ऑफ एग्जॉल्टेशन में है, तो ये नवांश में नीच की राशि में जाते ही नहीं है। तो यहां अगर हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि अगर प्लैनेट अपनी एग्जॉल्टेशन डिग्रीज के ऊपर है तो वो प्लैनेट स्ट्रांग है। अगर वो एग्जॉल्टेशन डिग्रीज पे नहीं है तो अगर यही प्लैनेट अपने उच्च के नवांश में है, यानी कि वर्गोत्तम। देखिए वर्गोत्तम क्या होता है कि एक प्लैनेट जन्म राशि में जिस किसी भी राशि में क्यों ना हो, उसी राशि के अंदर वो नवांश में भी है। तो वर्गोत्तम का हम एग्जांपल देखते हैं कि सूर्य, सन, अगर जन्म कुंडली में एरीज साइन में है तो नवांश में भी अगर वो एरीज में है तो वो वर्गोत्तम हुए।
सूर्य अगर टॉरस साइन में है यानी कि वृष राशि में है और नवांश में भी अगर वो वृष राशि में ही है तो भी वो वर्गोत्तम है, यानी कि जन्म कुंडली और नवांश के अंदर वो प्लैनेट सेम राशि में है। तो अगर वो अपनी उच्च की राशि में है जन्म कुंडली में और नवांश में भी वो उच्च की राशि में ही है तो वर्गोत्तम की ये स्टेट भी तो पावरफुल मानी जाएगी। तो ये प्लैनेट्स कौन सी डिग्रीज के ऊपर वर्गोत्तम होंगे? सन, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न अगर ये अपनी उच्च की राशि अपने साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन के अंदर पहले नवांश में है फ्रॉम 0 डिग्री टू 3 डिग्री एंड 20 मिनट यानी कि 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो ये वर्गोत्तम है, ये नवांश में भी उच्च के हैं। चंद्रमा वो अगर अपने 5th नवांश यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो वो नवांश में भी अपनी उच्च की राशि टॉरस यानी कि वृष राशि में होंगे। मर्क्यूरी इन दी 9th नवांशा फ्रॉम 26 डिग्री 40 मिनट्स टू 30 डिग्रीज इसके बीच में है तो वो नवांश में भी अपने उच्च की राशि कन्या राशि में होंगे। अगर प्लैनेट अपनी उच्च की राशि में है और वर्गोत्तम है तो भी प्लैनेट को स्ट्रांग माना जाएगा। प्लैनेट के रिजल्ट और उसकी स्ट्रेंथ इस बात के ऊपर भी डिपेंड करती है कि प्लैनेट के साथ और कौन से दूसरे प्लैनेट या ग्रह बैठे हुए हैं या दृष्टि दे रहे हैं। तो अगर एक उच्च के ग्रह का संबंध उसके साथ बैठे हुए शुभ ग्रह के साथ या दृष्टि दे रहे शुभ ग्रह के साथ बन रहा है तो उसके रिजल्ट और उसकी स्ट्रेंथ में एक इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन वहीं अगर ये प्लैनेट किसी मैलेफिक प्लैनेट से दृष्टि पा रहा है या मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है तो इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। एक उच्च का ग्रह यानी कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट वो किसी नीच के ग्रह के साथ बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सन एंड सैटर्न। फॉर सन एरीज इज द साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन एंड फॉर सैटर्न एरीज इज द साइन ऑफ डेबिलिटेशन। तो अगर ये दोनों एक साथ मेष राशि यानी कि एरीज साइन में अगर होंगे तो एग्जॉल्टेड सन की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है और अपनी नीच के राशि में बैठे हुए शनि की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। दो एग्जॉल्टेड प्लैनेट अगर एक दूसरे को दृष्टि दें तो भी ये माना गया है कि दोनों अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाते और ऐसा दो ही कंडीशन में होता है, सूर्य और शनि, यानी कि सन इज एग्जॉल्टेड इन द एरीज साइन और उससे बिल्कुल सप्तम भाव के अंदर सैटर्न इज एग्जॉल्टेड इन द लिब्रा साइन। ये दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं तो दोनों ही अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन है जुपिटर एंड मार्स। जुपिटर एग्जॉल्टेड इन दी कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि में उच्च का बृहस्पति और कैप्रिकॉन साइन यानी कि मकर राशि में उच्च का मंगल। जब ये दोनों भी जब एक दूसरे को दृष्टि देते हैं तो भी ये दोनों इंडिविजुअली अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। ऐसे और भी बहुत से कॉम्बिनेशन हैं पर आज के लिए इतना ही। नमस्कार।